और तो हाउ मच आवर एवरेज क्वेश्चन, यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इंटरव्यू करते हैं तो कितना एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लगता है। बेटा मोस्टली जो इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे होते हैं। मोस्टली 20 होते हैं, 15 होते हैं, 25 भी होते हैं। तो आप अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल है एक्चुअल डाटा निकालने की। ये तो आपकी अपनी स्किल है, आर्ट है कि आप जिनसे इंटरव्यू ले रहे हैं उससे कैसा एक्चुअल डाटा तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सब क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इधर उधर। क्योंकि मोस्टली जो इंटरव्यूज़ होते हैं बेटा वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और उसमें हम जो है ना कुछ रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं जो स्मॉल लेवल पे हो सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप इंटरव्यू करते हैं। तो अगर बेटा करते हैं क्वेश्चनर, क्वेश्चन में तो फिक्स है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, टीचर ने उसे टिक के लगा के रिस्पॉन्स देने हैं। तो वहाँ पे तो ये कोई इशू नहीं है कि वो कितना टाइम लेता है, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ क्वेश्चनियर पे, उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, स्टैम्प्स हैं, क्वेश्चंस कितने हैं उसके अंदर, स्टेटमेंट्स कितनी हैं, वो 20 हैं, 25 हैं, 30 है, 70 हैं, 80 हैं, वो उसके मुताबिक भी टाइम लगता है। लेकिन जितना बड़ा जितना लेंथी क्वेश्चनर होगा उस पर जो रिस्पॉन्स कलेक्ट करने का मैकेनिज्म है वो मुश्किल होता जाता है। तो इसलिए क्वेश्चनर बहुत लेंथी ही होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा आपसे। हाँ ये होता है, लेकिन अगर आप बेटा आप खुद टैक्टफुल हैं और आप जिससे डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं वो टैक्टफुल है तो ऐसा नहीं होता। मैंने चूँकि खुद रिसर्च की है, पीएचडी की भी, एमफिल की भी, तो उसमें ये होता है कि हम लोग खुद अगर डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो हम बाकायदा जो जिससे डाटा लेना होता है उसे सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें ड्रेस करते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनसे ड्रेस करते हैं कि भाई हम फलानी यूनिवर्सिटी से आए हैं और ये चीज़ पे हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा ये मकसद है। तो काइंडली इसमें आप ईमानदारी से आप जो भी यहाँ पे आपको मसाइल हैं, जो भी बातें इसमें लिखें, इसका इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताते हैं कि हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, ना आपके टीचर से शेयर करेंगे। आप ईमानदारी से अपना इनपुट करें, इसको पढ़ें ताकि हम सिस्टम को बेहतर कर सकें, कोई अच्छी रिकमेंडेशन अपनी रिसर्च से दे सकें। तो थोड़ा सा हमें कोई थोड़ा सा ना एक आके एक ख़ताब भी करना पड़ता है समटाइम जिनसे हमने डाटा लेना होता है। ऐसे टीचर से भी जब हम डाटा लेते हैं तो उनसे थोड़ा सा कहते हैं कि सर आप खुद ज़रा इसको ज़रा देख लें काइंडली और हमें अभी कर दें, या आपके पास जब फ्री टाइम हो तो। यदि मोस्टली जो टीचर कहते हैं हम अभी कर देते हैं, 10 मिनट में कर देते हैं, 15 मिनट में कर देते हैं। तो अगर वो टाइम लेते हैं तो फिर उस टाइम पे जाके उनसे मिल के वो ले लिया जाता है। तो अक्सर टीचर खुद भी कर लेते हैं, ये नहीं है कि सारे टीचर ही बेईमान होते हैं या नॉन सीरियस होते हैं। लेकिन ये बेसिकली एथिक्स हैं। ये मैं फिर कहूँगा ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ किया हो हमारी कमिटमेंट है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये एक मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो कभी भी गलत बयानी ना करे, कभी भी झूठ ना बोले, कभी भी किसी को गलत डाटा ना दे। ये बीइंग अ मुस्लिम हम पे एथिकली हम पे वाजिब है। अगर आप लोग रिसर्चर, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं या मेरा कोई स्टूडेंट आपसे डाटा लेना आ गया है तो आप पे ये फ़र्ज़ है या तो ना दें, या देना है तो फिर ईमानदारी से दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली। ऐसा कभी ना कीजिएगा कि भाई आप लोग डिसऑनेस्ट हों डाटा देते वक्त और लेते वक्त, दोनों तरह से। तो ये हमारे ऊपर ये मॉरली हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ईमानदार रहना है अपने सिस्टम के साथ और ख़ुद के साथ, ठीक है। तो रिसर्च जो भी रिज़ल्ट आता है हमें क्या परवाह है भाई कि रिज़ल्ट क्या आते हैं। वी डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट सारे बेकार आ जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब वी बिलीव इन डैट कि ऑनेस्टी जो है उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहेगा। ना मैं इस बारे में नहीं कमेंट कर सकता कि यूनिवर्सिटी टीचर्स की जो वैल्यूएशन है उसमें एक अच्छी वैल्यूएशन, बुरी वैल्यूएशन, ये डिपेंड करता है। ज़ाहिर बात है कि भाई टीचर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे हमसे खुश होते हैं, कुछ नहीं भी खुश होते। कुछ को हम कम मार्क्स भी सेशन देते हैं, कुछ को ज़्यादा भी देते हैं। तो ये हमेशा वेरी करते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। सम टीचर्स, हर सब टीचर एक जैसे नहीं है। जैसे आपके हाथ की उंगलियां जो है ना वो एक जैसी नहीं है, जैसे सब टीचर एक जैसे नहीं है। लेकिन मोस्टली टीचर्स बेटा अच्छे होते हैं, मैं तो ये बिलीव करता हूँ। लेकिन वो बिजी होते हैं इसलिए मैंने देखा है या उनको अंडरस्टैंड, खासतौर पर जो साइंस के लोग हैं उन्हें चूंकि पता नहीं है कि सोशल साइंस के क्या इश्यूज हैं। वो चूंकि लेबॉर्ट्री वर्क कर रहे होते हैं, उनका तमाम एम फिल पी एच डी जो कुछ वो करते हैं वो लेबॉर्ट्री में करते हैं, और वो केमिकल के साथ या ऑपरेटर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि भाई हम जैसे जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके किस तरह के मसाइल हैं, उन्होंने किस तरह से डाटा कलेक्ट करना होता है, उनको क्या डाटा के क्यों ज़रूरी होता है उनके लिए, सारी बातें। तो वो फिर समटाइम कॉपरेट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होती इस मामले में। हो सकता है कि आप लोग भी साइंस से आए हैं मेरे पास, तो आपकी भी इससे पहले अंडरस्टैंडिंग ना हो कि भाई सोशल साइंसेज में डाटा कैसे कलेक्ट होता है। तो इसलिए वो लोग भी इतना ज़्यादा कॉपरेटिव नहीं होते। तो मेरी बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपके पास टाइम है तो आप कमिटमेंट करें तो फिर उसको पूरा करें और करके दें और गलत ना करें।
बेटा फ़ायदा होता है। मसलन जब एक टीचर किसी के साथ क्लास के अंदर बेईमानी करता है, वो किसी को बिला वजह नंबर ज़्यादा दे रहा होता है या किसी के नंबर कम कर रहा होता है, तो कमेंट्स आते हैं। एक टीचर है वो क्लास टाइम पे शुरू नहीं करता, मसलन मैं मेरी वैल्यूएशन अगर आपसे करवाई जाए, तो अगर 9:45 पे क्लास है और मैं 9:45 सॉरी 8:45 पे क्लास है और मैं क्लास टाइम पे नहीं आता, मैं शुरू करने की कोशिश नहीं करता, मैं स्लाइड ही शेयर नहीं करता, मैं आपको पढ़ाता ही नहीं हूँ, आपसे कहता हूँ खुद ही पढ़ी जाएँ, खुद ही ग्रुप बना लें, खुद ही स्टडी करते रहें, डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो कमेंट्स में भी आप फिर उसमें लिख सकते हैं। इसमें बेटा अच्छा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जी आपको, डोंट वरी अबाउट दिस। मेरे फ़ोटो का तो कोई इशू नहीं है। आप अभी जूम पे आ जाए, मैं भी कैमरा ऑन कर लेता हूँ कोई मसला नहीं है मेरे पास है। ठीक है, हम आगे चलें जी। अब मैं तो क्वेश्चनिंग सेशन अभी ऑफ करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ लें, फिर दोबारा मैं क्वेश्चनिंग पे आता हूँ, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम होता है, आपको पता है काम बहुत सारे होते हैं, फिर आपकी बातें बहुत सारी होती हैं। मैं बेसिकली बेटा बिलोंग करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। मैंने लास्ट टाइम जब फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। मैं बेसिकली पीएचडी स्कॉलर हूँ और पिछले 13-14 साल से यूनिवर्सिटी सरगोदा में टीच कर रहा हूँ। ठीक है, और सेल नंबर मैंने आपको दिया हुआ है अपना। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक प्लीज़। चलिए, अल्लाह आपको मसले हल करे जी, मेरी तो दुआ है आपके लिए तैयबा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो इसमें बेटा आपके पास ये चार डिज़ाइन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं: रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग डिज़ाइन, डबल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये बेसिकली जो डिज़ाइंस हैं एडिक्वेट सैंपल को एक्वायर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड क्या है, डबल सैम्पलिंग क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो बेटा है वो रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वो एक बॉक्स में पर्चियाँ डाली थी और उसमें से फिर रैंडमली निकाली थी, तो यही रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो रैंडम सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ obtaining sample from a population wherein the conditions are controlled to ensure to that each member of the population has equal chance of being included in the sample। तो इसमें मकसद ये होता है कि जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं या मेंबर्स हैं या हमारे सैंपल के जो लोग होते हैं, उनके सब के सिलेक्शन के इक्वल चांस होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। यानी इसमें अगर एक क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं, अगर हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके 30 की पर्चियाँ डालेंगे, तो उसमें एक पर्ची हमने उठानी है, तो हो सकता है कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो एक जैसे एक सब टाइम आप देख रहे होते हैं, लाइव शोज़ हो रहे होते हैं आजकल एयर वाई पे ये वो, तो वो पर्चियाँ डालते हैं बॉक्स के अंदर, उसमें से वो निकालते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई भी जो हॉल के अंदर सबकी पर्चियाँ मौजूद होती हैं उसके बॉक्स के अंदर, तो कोई भी नंबर जो है वहाँ से पिक हो सकता है, तो उसको बेटा रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें इक्वल चांस होता है किसी के भी सैंपल में सेलेक्ट होने का। तो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी यूज टू obtain आइदर सिंपल रैंडम सैंपल और सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यही है, जो अपनी पर्चियाँ डाली गई हैं इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, और जो सिस्टमेटिक है उसमें हम केथ वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा देख लें लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है। लिटरेचर ये कह रहा है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ members of a population is one in which each member or case has the same chance of being selected। तो जो ऊपर बात की थी रैंडम सैम्पलिंग, बेसिकली इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये डेफिनेशन दी हुई है। बहरहाल इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता चूँकि टाइम कम है। तो मैंने ये पर्चियों वाली बात की है, 30 बच्चे हैं क्लास के, 30 पर्चियाँ डाली हैं, आपने 5 पर्चियाँ निकालनी है या 10 निकालनी है, तो सबके इक्वल चांसेस हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं। और जो दूसरी मेरा टाइप है हमारे पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसको हम कहते हैं केस। इसमें हम डिटरमिन करते हैं एक स्टैटिस्टिकल एक प्रोसीजर है जिससे हम इस सैंपल को ड्रॉ करते हैं। जो आपकी सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से इसको हम ड्रॉ करते हैं। मसलन इसमें क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास पॉपुलेशन है, यानी कह लें कि जी 1000 की पॉपुलेशन है, तो आपने उसमें से 100 लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कहते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि जी मैंने 10 के इंटरवल के साथ मैंने इनको, पहले तो ये कि 1000 को आप नोट डाउन कर लें। आप पहले जो नंबर है उसको फिक्स कर लें कि मैंने लेना है जी नंबर 3 लेना है। उसके बाद 10 के डिफरेंस से आप लेंगे 13 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 43 आएगा, 53 होगा, 63 होगा, ऐसे करते करते 113 होगा, 213 होगा,
यानी हर में 10-10 का करता जाएगा, जो जो उसमें से आता जाएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको कहते हैं केस नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसके थ्रू भी आप एक सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मकसद यही है कि बाइसेंस खत्म की जाए, रैंडमाइजेशन हो, सबके इक्वल चांसेस हो। इसमें फिर ये होगा कि हर तरह के लोग इसमें ऐड हो जाएंगे, वो जो लायक हैं, वो जो नालायक हैं, वो जो काम करते हैं, वो जो काम नहीं करते हैं। हर तरह के पॉपुलेशन के अंदर हर तरह के तबीयत के लोग होते हैं, काम करने वाले, नहीं काम करने वाले, ज़्यादा तेज़ काम करने वाले, कम तेज़ी से काम करने वाले, या ऐसा काम करने वाले। तो हर तरह के लोग इसमें, स्लो वर्कर्स और हाई स्पीडी वर्कर, हर तरह का बंदा उसमें शामिल हो जाता है। ऐसे टीचर जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ऐसे टीचर जो कम कॉम्पिटेंट है, वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मकसद होता है कि सबके पास एक इक्वल चांस होता है, कि ग्रुप जो होता है वो हमारे पास ऐसा आता है कि जो जो आइडेंटिकल हमारे पास होता है, इन द सेंस के उसके अंदर हर एट्रीब्यूट के लोग आ जाते हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि हर हर किसी की सिलेक्शन पूरे चांस हो। लेकिन ये डिटरमाइन होगा आपके आपके फार्मूले से। ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये केथ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे तूने 12,000 का डाटा लिया है ना 50 के इंटरवल के साथ, तो वो उसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ फार्मूला के तहत। तो बहरहाल मैंने आपको बहुत सिंपल करके इसको बता दिया है कि आप केथ वैल्यू डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 100 का आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से आपने डाटा लेना है 20 का। फॉर एग्जांपल आपने स्कूल सेलेक्ट करने हैं, 100 स्कूल, उसमें 20 स्कूल सेलेक्ट करने हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे कि हर 10 में से 2 ले लेंगे। तो आप एक वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं, तो दूसरी फिर आप 8 लेंगे। यानी आप 4 इंटरवल से आप लेना चाह रहे हैं या 5 इंटरवल से लेना चाह रहे हैं, कि आप वैल्यू जो फिक्स करेंगे वो आपका इंटरवल आ जाएगा उसके अंदर, वो उसी फिक्स नंबर से फिर चलता जाएगा। तो फिर हर 10 में से 2 सेलेक्ट होते जाएंगे। जब डिफरेंस क्या है, दो नंबर 2 लेने, 7 का इंटरवल रख लें, तो 2 के बाद फिर आपको 9 होगा, 9 के बाद 16 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ऐसा भी चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपके 20 पूरे हो जाए, तो आप उतना ही डिफरेंस रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब जिस सैम्पलिंग की तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट रैंडम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसको बेटा थोड़ा स्क्रीन पे आप देखें। मैं अभी दरवाज़ा बंद कर लूँ, बच्चों का शोर आ रहा है। ग्राम खामोश हो जाओ भाई, क्लास हो रही है मेरी। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सैम्पलिंग टेक्निक है और मोस्टली यूज़ होती है। एक सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सिंपल रैंडम, जो शुरू में मैंने बात की थी, पर्चियाँ डालते हैं उसमें से। क्योंकि वहाँ पे पर्चियाँ हम तब डालते हैं जब हमने थोड़े चीज़ें होती हैं, मसलन पंजाब के अंदर 70-80 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से आपने 6-8-10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो हम उनके नाम लिख लेंगे और उसकी पर्चियाँ निकाल लेंगे, तो वो आसान है, वो हो सकता है। तो ऐसे जहाँ पे डाटा, यहाँ पे पॉपुलेशन मेंबर्स कम होंगे, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम होंगे, वहाँ पे तो सिंपल रैंडम चल सकती है। अगर ऐसा बड़ी पॉपुलेशन आ जाती है, उसमें फिर केथ वैल्यू निकाली जाती है। बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें केथ वैल्यू निकाली जाती है, और फिजिबल है तो उसको किया जाता है। लेकिन एजुकेशन सेटिंग में मैंने बहुत कम देखा है कि आपके जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो किया की यूज़ हो रही हो। तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी हमारे पास आती है सैम्पलिंग टेक्निक, वो आती है, ये यूज़ ज़्यादा यूज़ जो होती है, वो बेटा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक है। इसमें सबसे मज़ीद चीज़ होती है, वो स्ट्राटाज होते हैं, कि हमने पॉपुलेशन के अंदर से जो सैंपल लेना है उसको स्ट्राटास बना लेते हैं। मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं इसकी लिटरेचर पे आता हूँ। लिटरेचर क्या कहते हैं, मैं इससे पहले एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। यानी आपने डाटा लेना है, नाइन्थ क्लास है फॉर एग्जांपल, और आपके पास 20 स्कूल्स हैं। तो 20 स्कूल्स में आपने नाइन्थ ग्रेड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे डाटा लेना है। तो आप ये कहते हैं कि मैं उसके प्रोपोर्शनेट जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू मैं जो एक्चुअल उस स्कूल के अंदर बच्चे नाइन्थ ग्रेड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइन्थ ग्रेड में बेटा ग्रुप्स होते हैं साइंस के और आर्ट्स के, आपको पता है। तो आप साइंस के भी एक से ज़्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, आर्ट्स के भी एक से ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं, वट एवर। तो उसमें आप कहते हैं कि जी टोटल जो भी लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनका 45% लूँगा या 60% लूँगा। ठीक है। तो अगर एक स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल 120 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो या 100 बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, चलिए हम फिक्स करना आसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैंने उसमें से 45% लेना है या मैंने उसमें से 60% लेना है, तो मैं 100 में से 60 लेने, मुझे 60% लेने हैं। और ऐसे ही अगर मैंने सॉर्ट ऑफ 45 है, तो फिर 100 में से 40 ले लूँगा। तो उसमें साइंस और फिर आपके दोनों लोग शामिल हो जाएंगे, साइंस के लोग भी शामिल हो जाएंगे
और आर्ट्स के ग्रुप के लोग भी शामिल हो जाएंगे। तो अगर आपने ये फिक्स करना है कि मैंने आर्ट्स से इतने लेने हैं और साइंस से इतने लेने, तो वो भी फर्दर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल वाइज डाटा बना लें कि एक स्कूल से मैंने इतनों का डाटा लेना है, तो फिर आप वहाँ से उतनों का ही डाटा लेंगे। दैट विल बिकम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। और हर स्कूल से अगर आप 20 स्कूल से 40 लोगों का या 45 लोगों का डाटा ले रहे हैं, तो आपको 900 का सैंपल निकल आता है ऑलमोस्ट। तो ये इस तरह से बेटा आपका जो सैंपल है वो ड्रॉ होता है आउट ऑफ टोटल जो भी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। उसको भी जनरलाइज पॉपुलेशन भी किया जाता है ना। लेकिन सैंपल बेटा आपका पहले नंबर पे स्कूल है, जिन 20 स्कूल से आप डाटा ले रहे हैं उसके अंदर फिर स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपने डाटा लेना है। ठीक है, तो उसमें मैंने इसलिए कहा था जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग उसमें मैं बात करूंगा। ओके जी, नेक्स्ट बेटा इसमें है कि समटाइम इट में हैपन दैट अ रैंडम सेलेक्टेड सैंपल इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ units of member disproportionate to its strength in the population, thereby the rendering its representative to question. To avoid the effect of chance factor or advice known as stratified sampling, हाँ इसका ये भी पर्पज होता है कि चूंकि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल है वो एक जैसी नहीं होती, लाइक नहीं होती, तो इसलिए आप समटाइम उसमें से ये देखें ना, एक स्कूल में आप जाते हैं वहाँ पे आपको 100 बच्चे मिल रहे हैं, दूसरे स्कूल में आपको 200 मिल रहे हैं, तीसरे स्कूल में आपको 150 मिल रहे हैं। तो फिर देर इज़ नो फिक्सेशन। तो हो सकता है किसी स्कूल में आपको टोटली 40-50 मिले। तो इसलिए आप जितने भी बच्चे हैं उनका आप फिक्स कर लेते हैं कि मैंने उनकी परसेंटेज लेनी है। अगर एक स्कूल में 50 बच्चे हैं तो उनका जो 45% मैं वो लूँगा, अगर किसी में 200 में उसका 45% लूँगा। तो वो आपके जो जो भी बाद में सैंपल बनेगा वो उस तरह से बनेगा। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग सैंपल इज obtained by dividing the population into separate groups, जैसे मैंने आपको बताया, that are called stratas, and then taking the simple random sampling from each stratum। फिर अब उस पर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे कि आपके पास जो साइंस के बच्चे हैं, अगर आपने वहाँ से डिटरमाइन करते हैं कि जी मैंने 100 का टोटल स्कूल में बच्चे हैं, उनमें से मैंने 60 बच्चे चूज़ करने हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं 30 मैंने आर्ट्स से लेने हैं, 30 साइंस से लेनी है, तो फिर उनके पर्चियाँ डालने हैं, फिर उसमें से आप निकालने जैसे भी इसको रैंडमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ऑल द सेम टाइम द सम टोटल ऑफ द स्ट्राटा शुड बी द इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन, or to draw full benefit from the stratification, the proportion of each stratum is the total population must be known। हाँ इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि जब आपने वैसे वैसे जब भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको टोटल पॉपुलेशन का पता हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसे कर ली, चाहे स्ट्राटिफाइड करें चाहे रैंडम सिंपल रैंडम करें। जब आपको टोटल पॉपुलेशन का नहीं पता तो टोटल पॉपुलेशन का पता ना मस्ट है। तो इसके लिए आप जो मुतलका स्कूल डिपार्टमेंट है वहाँ से रब्ता करें, जो उनकी वेबसाइट से देखिए कि क्या उनकी स्टैटिस्टिक्स हैं। अब इसमें वो दो बातें आती हैं, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट तो ये है ना कि आपने आपने कहा कि मैंने 60% लेना है। तो अगर एक स्कूल में 100 है उसमें 60 आ गए, एक में 200 है तो 120 का सैंपल हो गया, तो ये है प्रोपोर्शनेट। तो डिसप्रोपोर्शनेट क्या होता है? अब आप मेरे पास बैठे नहीं हुए, अगर मेरे पास बैठे होते तो मैं आपसे पूछता, लेकिन अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो डिसप्रोपोर्शनेट ये होता है कि आप फिक्स कर लेते हैं, आप कहते हैं नहीं, जितने मर्जी बच्चे पढ़ रहे हों, मैंने डाटा 50 का लेना है बस, दैट्स ऑल। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट है। यानी एक स्कूल है जहाँ पे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं मैंने 50 ही लेने हैं, मैंने 120 नहीं लेने, मैंने को प्रोपोर्शनेट नहीं करना है इसको, मैंने डिसप्रोपोर्शनेट ही रहने देना है, मैंने जस्ट 50 ही लेने हैं। और ऐसे ही अगर किसी स्कूल में 100 है तो आप 50 ही ले रहे हैं, किसी में 50 है तो आप 50 ही ले रहे हैं। तो दैट मीन्स यू आर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बट विद द हेल्प ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये दो इसकी बेटा टेक्निक्स हैं। जैसे मैंने कहा कि आप फिक्स कर लेते हैं कि मैंने लाजमी 50 ही लेना है, मैंने 60-70 या कॉमन भी नहीं करना। ठीक है, तो मैंने फिक्स कर लिया मैंने 50 से लेना है, दैट्स ऑल। तो दैट वुड बिकम द डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। तो ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो आपके उसी पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसी सैंपल उसी में से लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट जो है वो मैं डबल सैम्पलिंग की बात आ जाती है। डबल सैम्पलिंग ये होता है कि आप मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे देता हूँ। डबल सैम्पलिंग ये होता है कि आप बड़ा एक्यूरेट जो है ना वो जाना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि सर हमने जो है ना वो इसमें तो मसला बन जाएगा कि वो लोग जो सैंपल में आते हैं लेकिन हमें प्रॉपर डाटा नहीं देते, तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए फिर हम टर्म यूज़ करते हैं डबल सैम्पलिंग। कि एक पहले लेवल पे यानी दो लेवल पे हम सैम्पलिंग करते हैं। एक ब्रॉडर लेवल होता है, बड़ा लेवल होता है, वहाँ पे हम बड़ा सैंपल रखते हैं। और एक्चुअल जो हमारा सैंपल जो हमने ड्राइव किया होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन हम डाटा ज़्यादा से लेते हैं,
लेकिन उसमें से फिक्स करते हैं कि ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड है सर्च में, उनको हमें शामिल करना है। तो दैट टेक्निक इसका डबल सैम्पलिंग टेक्निक, और इसी इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए वो हम टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो बेटा है इसका क्लस्टर सैम्पलिंग है शायद, हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लस्टर सैम्पलिंग वहाँ हम करते हैं जहाँ पे अच्छा इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग, अच्छा क्लस्टर सैम्पलिंग बेटा हम करते हैं, ये भी एक रैंडम सैम्पलिंग की या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक है। इसमें हम ये करते हैं कि पूरे का पूरा जो होता है ना क्लस्टर, उसे उठाते हैं। मसलन आप बात करते हैं जी मैं जानबूझ के यानी थॉटफुली यानी मैं उसको 9th 10th का लेवल ले रहा हूँ, सेकेंडरी लेवल ले रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने साइंस के स्टूडेंट से डाटा लेना है। तो उसमें जो बच्चे साइंस के पढ़ रहे होते हैं 9th ग्रेड में, मैंने से उनसे डाटा लेना है। और जितने भी बच्चे हैं उनको सबसे लेना है, मैंने 20 स्कूल से डाटा लेना है। और उन 20 स्कूल में 9th में जितने भी इनरोलमेंट है उन सबसे मैंने डाटा लेना है। दैट वुड बिकम द क्लस्टर। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यानी आप उसमें फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप सारे ही क्लास से डाटा लेंगे। आप उसको एज अ क्लस्टर कहेंगे कि इट इज़ माई क्लस्टर, कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबसे मैंने डाटा लेना है। उसमें आप ये भी हो सकता है कि आप 20 स्कूल की बजाय आप स्कूल कम कर लें, आप 10 स्कूल कर लें, 12 कर लें, 15 कर लें, तो आप स्कूल नंबर ऑफ स्कूल्स कम कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उन सबसे डाटा ले लेंगे। तो दैट वुड बिकम द क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कि इन अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेज अ सैम्पलिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप or a list of smaller units or elements. There are two main reasons for widespread application of cluster sampling. At times, no reliable list of the elements in the population is available, and it would be very expensive to construct such list. तो बाद में ये भी होता है कि हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्कूल्स के अंदर। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम स्कूल काम कर लेंगे, लेकिन हमें आइडिया है कितने इतने बच्चे मिल जाएंगे, तो इसलिए हम उनको इस तरह से क्लस्टर के तौर पर ले लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैप्स, the entire geographical region may be divided into blocks, and random sample of blocks may be drawn for the purpose of survey. All elements, individuals, houses, factories, schools, farms, hospitals, as the case may be included in the sample blocks for the sample of the survey. So even यहाँ पे list of all element is available. Cost consideration may be the point. तो ये भी हो सकता है हम कॉस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 600 स्टूडेंट्स passing the secondary school exam in the country in a year cover the population more evenly than 30 randomly selected students passing the set examination from 20 randomly selected centers. But greater field costs are incurred in locating 600 students. तो डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ा मसला कॉस्ट का होता है। तो कॉस्ट की वजह से कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए फिर हम, या कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम क्लस्टर सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। इसमें हम ये कि नंबर स्कूल जैसे हमने कम कर दिए, डाटा तो वही है जो हम वहाँ से ले रहे हैं। तो बेटा ये एनोटेशन ना करें प्लीज़। ये मोहम्मद और कौन कर रहा है यहाँ पे एनोटेशन, ये ना करें प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैनब बीबी ना करें ये काम। ओके, अब अगला क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम सैंपल साइज कैसे एस्टिमेट करें। अगर एक पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ी है, तो उसको कैसे हम एस्टिमेट करें कि हमारे पास सैंपल साइज कितना होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ बुक्स जो हैं वो स्टेट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कि आपका जो पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो जारी बात है वहाँ पे उसका परसेंटेज जो सैंपल साइज़ है वो कम होगा। अगर एक पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ सैंपल साइज़ बड़ा भी हो सकता है। तो एनी हाउ नॉर्मली कहा जाता है कि अगर हम 10 से 15% भी अगर ले लें ना टोटल सैंपल, जैसे एक तहसील है उसके अंदर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका 10% 1,000 बनता है बच्चा। तो अगर 10% तक ले लेते हो काफ़ी है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन बाद लोगों का ये ख्याल है कि आपका इतना होना चाहिए जिससे आपके जो टेस्ट हैं वो लॉजिकली वो एक्चुअली अप्लाई हो सके। तो बाद लोगों का ख्याल है कि अगर आपका सैम्पल जो है 300-400 का या 500-600 का भी हो जाता है तो सफिशेंट है, लाजमी नहीं आप 2-3 हज़ार का डाटा कलेक्ट करें। तो बहरहाल ये मेरी आपको गाइडलाइन है कि आप, ये डिपेंड करता है सुपरवाइज़र पे भी, वो आपको क्या कहता है। चूँकि यहाँ पे जब हम स्टडी कर रहे होते हैं उसके दो पर्पसेस होते हैं, एक तो आपको प्रोफेशनल बनाना, दूसरा होता है कि आपको ट्रेनिंग देना। तो बाद दफ़ा जो हमारे ग्रेजुएट लेवल के बच्चे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे, एमए लेवल के बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग हैं बीएड लेवल के, यहाँ पे हम कहते हैं कि चूँकि हमें ट्रेनिंग देनी है तो हम ये कहते हैं कि चलें आप 100 से डाटा लें, 200 से डाटा लें, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो लेकिन एम फिल पी एच डी में लोग जो हैं वो डाटा हंड्रेड्स में भी लेते हैं और थाउजेंड्स में भी लेते हैं,
2-2 हज़ार 3-3 हज़ार से भी डाटा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो सुपरवाइज़र है वो कहाँ मुतमिन होता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर कंप्यूटर सैम्पल साइज रिसर्चर मस्ट टेक टू डिसीजन। फर्स्टली ही मस्ट डिसाइड अबाउट द डिग्री ऑफ प्रिसीजन डिजायर्ड इन द सर्च। तो ज़ाहिर बात है जितना बड़ा डाटा होगा उसमें फिर आप ज़्यादा डाटा जब लेंगे तो आपके साथ असिस्टेंट भी होंगे जो डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें भी डिग्री ऑफ प्रिसीजन का इशू बन जाता है। दिस मीन दैट ही और शी डिसाइड how close estimate made from the sample should be to the population parameter. The degree of precision requires vary from study to study। और इसके अलावा जो है दूसरी बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और इसमें एक अच्छा कुछ एरर जो है यहाँ पे बात हो रही है 5% पॉइंट्स की, ऐसे इसमें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, आगे जाकर देखते हैं। ओके बेटा, अभी एक कंक्लूजन ये स्लाइड से ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड किया, द पॉपुलेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। जो हम पॉपुलेशन ले रहे होते हैं वो हमारा एक तो हमें पता हो हमारी पॉपुलेशन क्या है, ये एज सच हमने हमेशा इसको फिक्स करना है। द सैम्पल ड्रान शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। और जितना हमें सैम्पल लेना है वो इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो जनरलाइज हो सके पॉपुलेशन पे। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आपका पॉपुलेशन है, तो जिन तहसीलों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो सैम्पल है उनकी तादाद इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आपके एक डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसीलें हैं तो फिर चारों तहसीलों को ही सैम्पल में शामिल करें, रादर दैन कि आप 2 को सेलेक्ट करें। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको साइड सेव करती है। और द साइज ऑफ द सैम्पल शुड बी एडिकेट विद रेफरेंस टू द साइज एंड होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हेट्रोजेनिटी को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, लोग चाहते हैं कि भाई आपकी रिसर्च के अंदर होमोजेनिटी हो, ज़्यादा बेहतर है। Any sampling design may be used to form sample depending upon the nature of the population and purpose of the study। तो इसलिए ये जो सैम्पल डिज़ाइन है ये डिटरमाइन करता है, मैंने कहा है कि मोस्टली मैंने आपको इस बारे में इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कितना बहुत काम चल जाता है। यानी ये 200 300 400 500 600 में से कोई फिगर भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको स्कोप क्या है और आपकी टोटल जिस पे आप जनरलाइज करने जा रहे हैं पॉपुलेशन कितनी बड़ी या छोटी है। सो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, हमारे पास आधा घंटा है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो हम करें। अब मीनवाइल पहले आपको क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च प्रपोजल राइटिंग।